हेलो दोस्तों, नमस्कार। उसी में हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक और सिग्नल फ्लो ग्राफ। ठीक है, सिग्नल फ्लो ग्राफ के आगे अब हम बढ़ते हैं। हमने उसके न्यूमेरिकल भी कुछ देखे थे, बाकी आप सॉल्व करते रहिए। कमेंट्स में आप क्वेश्चंस देना, हम सॉल्व करके उसको आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, मेन हमारा कंट्रोल सिस्टम का रोल जो है यहीं से स्टार्ट हो जाता है। जो टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस पे स्टार्ट करते हैं। आज हमारा मेन टॉपिक है, जो आज का टॉपिक है टाइम रिस्पॉन्स, जो हमारा टॉपिक है आज का। तो अभी तक की हमने सिर्फ ट्रांसफ़र फंक्शन निकाला सिस्टम का। ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उस जो हमने ट्रांसफ़र फंक्शन निकाला है उसके आगे की स्टडी क्या है। ठीक है, तो हम सिस्टम के रिस्पॉन्स की एनालिसिस करने वाले हैं। मतलब सिस्टम का जो आउटपुट आने वाला है उसकी हम एनालिसिस करने वाले हैं। देखने वाले हैं जो सिस्टम का हमारा आउटपुट आया हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसका आउटपुट कैसा होता है। तो जब हम सिस्टम की एनालिसिस करते हैं तो सिस्टम पे हम कुछ इनपुट देंगे तभी तो हमारा रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, जो हम सिस्टम पे एनालाइज करने के लिए इनपुट्स देंगे कुछ सिस्टम पे। ठीक है, वो सिस्टम के इनपुट्स क्या क्या होंगे, वो हम 4 इनपुट देंगे सिस्टम पे। ठीक है, 4 इनपुट कौन कौन से होंगे। जो पहला होगा यूनिट इंपल्स सिग्नल। ठीक है, दूसरा हम देंगे स्टेप यूनिट, यूनिट स्टेप या यूनिट स्टेप सिग्नल। ठीक है, तीसरा जो टेस्टिंग सिग्नल देंगे हम, ठीक है, यूनिट रैंप। इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि हम सिस्टम की जब मेरिट चेक करते हैं या सिस्टम की जब एनालिसिस करते हैं तो 3 तरीके के हम सिग्नल यूज करते हैं, 4 तरीके की बेसिकली। ठीक है, पैराबोला। तो हम 4 तरीके के टेस्ट सिग्नल यूज करते हैं। ये बेसिकली हैं कि हमारे ये सारे जो इनपुट्स हमने दिए ये टेस्ट सिग्नल हैं। ठीक है, जो हम सिस्टम को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। सिस्टम की हम टेस्टिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो सिस्टम की टेस्टिंग का हम 2 तरीके की सिस्टम की चीज़ें हमने बोला था कि सिग्नल जो है हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है उसमें हम सिस्टम की 2 चीज़ें देखेंगे। एक तो है सिस्टम है हमारा, इसकी हम 2 चीज़ें चेक करेंगे। एक है इसकी स्टेबिलिटी और दूसरा है इसकी मेरिट्स। ठीक है, सिस्टम की मेरिट्स क्या होंगी। ठीक है, ये 2 चीज़ें हम सिस्टम की चेक करेंगे। तो जो हमारा स्टेबिलिटी है, इम्पल्स क्या है, एक सॉफ्ट वेव है। ठीक है, हमने क्या किया, हमारे पास कोई सिस्टम है, जैसे हमें सपोज दैट बिल्डिंग का टेस्ट करना है। तो बिल्डिंग का टेस्ट करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन सपोज दैट अगर जो हम भूकंप ला देते हैं, बहुत तेज़ से उसको सॉफ्ट कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा पता चल जाएगा कि हमारा जो बिल्डिंग है वो कितना अच्छी है। अगर जो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है तो टिकी रहेगी, अगर जो नहीं है तो ब्रेक हो जाएगी। तो इसी तरीके से जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं वहाँ पर इम्पल्स हम दे देते हैं। इम्पल्स क्या होता है, ठीक है, एक शॉकिंग सिग्नल होता है। शॉक कर देंगे सिस्टम को। ठीक है, जब हम सिस्टम को शॉक कर देंगे तो सिस्टम हमारा क्या है, उसका पता चल जाएगा कि स्टेबल है कि नहीं है सिस्टम हमारा। ये हमारा एबिलिटी को बता देगा। ठीक है, सपोज दैट हमने क्या किया, किसी सर्किट में हमने क्या किया, इम्पल्स दे दिया। इम्पल्स देने के बाद हम उसके रिस्पॉन्स को देखेंगे। कोई भी सर्किट है, सर्किट था हमारा आरएलसी सर्किट था। ठीक है, कोई सर्किट था, हमने क्या किया, इसमें इम्पल्स लगा दिया, इम्पल्स लगा के छोड़ दिया, फिर इसका आउटपुट देखा। अगर जो आउटपुट इसका सेटल हो रहा है, मतलब एक बार जैसे इम्पल्स देंगे तो इसका कुछ आउटपुट बहुत हाई होगा, फिर धीरे 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 जीरो की तरफ टेंस हो रहा है। ठीक है, टेंस टू जीरो हो रहा है,
तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम हमारा स्टेबल है। और सपोज दैट हमने दिया एक्साइटेशन दे दिया, यहाँ पे इम्पल्स दे दिया, तो इम्पल्स देने के बाद अगर जो हमारा सिस्टम कुछ ऐसे चला गया, ठीक है, हाई चला गया, उसका जो आउटपुट था वो कंट्रोल ना होके बाहर निकल गया, इन्फिनिटी की तरफ चला गया, ठीक है, तो हमारा सिस्टम क्या होगा, ये अनस्टेबिलिटी को कॉज कर जाएगा। ये अगर जो इस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है तो सिस्टम हमारा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए क्या करेंगे, सिस्टम पे हम इम्पल्स दे देंगे। दूसरा क्या है, उसकी मेरिट को टेस्ट करने के लिए ये 3 सिग्नल हम अप्लाई करेंगे। ये 3 सिग्नल क्या करते हैं, एक तो पोजीशंस बताते हैं, ठीक है, इनको नाम दे रखा है पोजीशंस, कोई बेसिक उद्देश्य नहीं है, सिंपली क्या है, जो स्टेप यूनिट होता है, रैंप होता है या पैराबोला होता है, ये सारी चीज़ें हम जो है इनकी डेफिनेशन सिग्नल सिस्टम में पढ़ेंगे बाकायदा। हम सिर्फ यहाँ पे यूनिट इम्पल्स, यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप, यूनिट पैराबोला की बात करेंगे और सिंपली उससे हम अब एस डोमेन में कन्वर्ट करेंगे और अपने सिस्टम को देखेंगे क्या होगा। पोजीशन के बाद वेलोसिटी हो जाता है और इसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन, ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन हमारा, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई हमारी, ठीक। तो अभी तक सिंपली हम, अभी चैप्टर हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ हम ये बताने वाले हैं हम 3 तरीके के टेस्ट सिग्नल यूज करेंगे इस चैप्टर में। वो 3 तरीके के हमारे टेस्ट सिग्नल क्या क्या होंगे, ये तो यूनिट इम्पल्स होगा, यूनिट स्टेप होगा, यूनिट रैंप होगा, यूनिट पैराबोला होगा। यूनिट इम्पल्स क्या होता है, यूनिट इम्पल्स क्या होता है, एक सॉफ्ट है, मतलब इम्पल्स सिग्नल क्या है, यहाँ पे देखते हैं इम्पल्स क्या है। इम्पल्स कुछ इस तरीके का सिग्नल होता है, ठीक। अगर जो ये मैग्नीट्यूड है और ये टाइम साइकिल है हमारा, तो बहुत ही कम समय में हाई अमाउंट ऑफ एम्पलीट्यूड किसी भी सिग्नल का होता है, वो इम्पल्स कहलाता है। मतलब इसका एरिया क्या है, बहुत ही कम है, वो इम्पल्स सिग्नल हो जाता है। ये यूनिट इम्पल्स जो होता है, ये एक तरीके से टेस्टिंग सिग्नल है और टेस्टिंग सिग्नल ये हमारे सिस्टम की स्टेबिलिटी को कॉज करता है। स्टेबिलिटी क्या होगी सिस्टम की वो बताता है। फिर क्या है कि हमारे पास दूसरा सिग्नल है यूनिट स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप सिग्नल ये हो गया यूनिट स्टेप सिग्नल, यूटी है यूनिट स्टेप, ठीक है। बेसिकली हम प्लस डोमेन में ही जाएंगे, यूटी है हमारा, ठीक है, यूटी है। तो ये क्या होता है, पोजीशन इसीलिए बोल देते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर पोजीशंस बताता है, ये टाइम डोमेन में होता है, ठीक। रैंप सिग्नल क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है, मतलब ये एक तरीके से जो हमारा है हर इंस्टेंट पे इसका इनपुट बढ़ता रहता है, फिर सिस्टम कैसे बिहेव करता है वो देखते हैं, उसकी मेरिट बताता है। ये चीज़ हमारी क्या बताएंगी, ये मेरिट को बताती हैं, ठीक है, ठीक है। ये पहला वाला हमारा स्टेबिलिटी को बताता है, दूसरा हमारा मेरिट को बताता है। तो हम 2 ही चीज़ें सिस्टम की एनालिसिस करेंगे। और पैराबोला क्या होता है, यूनिट पैराबोला, ये यूनिट पैराबोला हो जाता है। बस यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, इनका टाइम डोमेन टू लाप्लास निकालना सीख जाएंगे, उसी से हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे ही हमारा जो इम्पल्स सिग्नल होता है, इम्पल्स का जब हम लाप्लास निकालते हैं, ठीक है, इम्पल्स का लाप्लास होता है 1/1 होता है, और स्टेप का हो जाता है, ठीक, 1/s हो जाता है, ठीक है। रैम्प इस तरीके से हम बनाएंगे तो इसका मीनिंग रैम्प हो जाता है, 1/s² हो जाता है, और पैराबोला जो होता है 1/s³ हो जाता है, ठीक। ठीक है, तो अब हम चैप्टर का स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस हम कैसे करते हैं सिस्टम की, ठीक है। तो हम जब एक चीज़ और देख लेते हैं, हमारे पास जो सिस्टम होता है वो ऑर्डर देखते हैं सिस्टम का। जैसे हमारे पास ऑर्डर ऑफ सिस्टम है, सिस्टम का ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, प्रेजेंट इन द सर्किट, ठीक है, कि उस सर्किट में हमारे नंबर ऑफ कितने इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट लगे हुए हैं। जितना ज़्यादा एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर जो हमारे पास एक R और L है,
ठीक है। तो RL क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। देखो अब क्या है, अभी तक हमने अभी बात नहीं की है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम और चीज़ें देखते हैं। जो हमारा R है वो एनर्जी को डिसिपेट करता है, यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम होती है, और L और C जो है हमारे जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट L और C हैं, ये हमारे दोनों एलिमेंट एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। ठीक है, ये एनर्जी को डिसिपेट करते हैं, ये एनर्जी स्टोर करते हैं। एक साइकिल में एनर्जी को लेते हैं, अगली साइकिल में एनर्जी को रिलीज करते हैं। एनर्जी लेते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, एनर्जी लेते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, तो हमारे दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट हैं। अगर जो इस सर्किट में देखेंगे तो इस सर्किट में हमारा केवल इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट L1 है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि अगर जो इसी में हमने क्या किया, इसी सर्किट में अगर जो हमने एक इंडक्टर और कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये L1 था, ये L2 है। अब बताइए इस सर्किट का ऑर्डर क्या होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर होगा या सेकंड ऑर्डर होगा? आप कहेंगे इसमें दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट लगे हुए हैं तो ये सेकंड ऑर्डर होना चाहिए, जबकि नहीं है। ऐसा है क्यों? क्योंकि इसको इफेक्टिवली देखेंगे तो ये L इक्विवेलेंट हो जाएगा, एक L है, तो यहाँ पर सिर्फ एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट लगा है, तो ये केवल फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हो गया। सपोज दैट यहाँ पर हम एक C लगा देते हैं, ठीक, अब ये हमारा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हो गया। तो हमारे पास जितने नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट लगे होंगे और वो सारे इंडिपेंडेंट कनेक्ट होंगे, मतलब एक का लोड दूसरे पे ना हो। मतलब L अगर यहाँ नहीं, अब यहाँ पे होता तो ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम हो जाता है। एक ये तीन इसमें एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट इंडिपेंडेंटली लगे हुए हैं, तो सिस्टम का टाइप जो है हमारा बढ़ गया। ठीक है, अब देखो सिस्टम के टाइप बढ़ाने के फायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होता है। ठीक है, ठीक है, हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम और सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में एक हमारा एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होगा और सेकंड ऑर्डर सिस्टम में हमारे दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होंगे। ऐसे हमारा थर्ड ऑर्डर सिस्टम होगा। थर्ड ऑर्डर सिस्टम होगा क्या, फर्स्ट ऑर्डर एक या सेकंड ऑर्डर से मिलकर बना होगा या सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर से मिलकर बना होगा, इस तरीके से होगा। फोर्थ ऑर्डर सिस्टम जो होगा या तो एक फोर्थ ऑर्डर होगा, ठीक है, टोटली फोर्थ ऑर्डर होगा, या फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के सिस्टम से मिलके बना होगा। ठीक है, या तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तो सेकंड ऑर्डर के सिस्टम को कनेक्ट करके बनाया गया होगा। यहाँ पर केवल और केवल हम ये देखते हैं जैसे जैसे हमारा सिस्टम का टाइप इंक्रीज होता है, सिस्टम का टाइप्स इंक्रीज होगा। अगर जो हमारा सिस्टम का टाइप इंक्रीज होता है तो सिस्टम की एक्यूरेसी बढ़ेगी, एक्यूरेसी हमारी बढ़ेगी और सिस्टम की स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होगी, डाउन होगी। सिस्टम की एक्यूरेसी हमारी बढ़ेगी, सिस्टम की स्टेबिलिटी हमारी कम होगी। ऐसा कैसे होता है, ये जब हम सिस्टम आगे देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर सिस्टम्स हम देखेंगे, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे सिस्टम के ऑर्डर को बढ़ाने में हमारा सिस्टम कैसे चेंज हो रहा है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, सेकंड ऑर्डर सिस्टम हम मैथमेटिकली बिल्कुल अच्छे तरीके से देखेंगे। फिर आगे हम बढ़ते जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे सिस्टम में क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं ऑर्डर बढ़ाने से, इनपुट कैसा इनपुट देने पे सिस्टम का बिहेवियर कैसा होता है, उसके आउटपुट पे क्या चेंजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम से। बेसिकली अभी हमने सीखा कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो होता है हमारा एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होगा। किसी भी सिस्टम में अगर जो हमारा एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होगा, अब हम क्या करने वाले हैं, टाइम रिस्पॉन्स, ठीक है, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, यहां से हमारा मेन कंट्रोल सिस्टम का चीज़ें स्टार्ट होती हैं। अभी तक तो जो बेसिक नॉलेज था, जैसे हमने ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, फलाना ढमाका जो भी चीज़ें थी, उसके बाद में अब हमारा कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट होता है। तो हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बनाने के लिए अगर जो हम बात करते हैं अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम की, तो हमारे पास क्या होगा, एक इस तरीके का सिस्टम हम बना सकते हैं। एक तो हमारा ये सिस्टम होगा और एक हमारा जो होगा ये सिस्टम होगा। ठीक है, या तो हम इंडक्टर के थ्रू जा सकते हैं या कैपेसिटर के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट हमने यहाँ पे वी इन लगाया और वी आउट लगाते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल में हम पढ़ेंगे बहुत ही डेप्थ से। ये क्या है हमारा
ये है हाई पास फिल्टर, ये है लो पास फिल्टर। ये सर्किट एज अ फिल्टर पास कर रहे हैं, ये हाई पास फिल्टर है, ये लो पास फिल्टर है। हाई पास फिल्टर का मतलब है कुछ कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी, उससे बड़ी फ्रिक्वेंसी जितनी होगी, एफसी से बड़ी जितनी फ्रिक्वेंसी होगी ये उसको पास कर देगा। इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से नीचे की जो फ्रिक्वेंसीज होंगी उनको ये पास करेगा। तो इसमें बैंडविड्थ हमारी ज़्यादा होती है हाई पास फिल्टर में। बेसिकली टीचर सिर्फ यहीं से स्टार्ट करते हैं और ये नहीं बताते हैं कि हमने अगर जो इसको लिया तो क्या दिक्कत आएगी। तो अगर जो हम हाई पास फिल्टर मतलब इस सर्किट को लेंगे तो इस सर्किट की हमारी बैंडविड्थ ज़्यादा होगी। अगर जो बैंडविड्थ ज़्यादा होगी तो हमारा नॉइज़ फैक्टर बढ़ सकता है, जिसकी वजह से अगर जो हम देखेंगे तो रिस्पॉन्स हमारा एक्यूरेट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको छोड़ते हुए हम क्या करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। हम जो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, लो पास फिल्टर लेके चल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर, हम इस तरीके की सर्किट को कंसीडर करेंगे और आगे देखेंगे। मैकेनिकल सिस्टम में जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वैसे मैकेनिकल सिस्टम होता है। ठीक है, हमारे जो जो कंट्रोल है वो ये नहीं हमारा इलेक्ट्रिकल में ही काम होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, हमारा मैकेनिकल सिस्टम होगा। ठीक है, मैकेनिकल सिस्टम भी हो सकता है। दूसरा हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम हो जाएगा, हाइड्रोलिक। ठीक है, हाइड्रोलिक होता है, और थर्मल एनर्जी सिस्टम होगा। कई टाइप के जो इन सब में जो होता है कंट्रोल की बात होती है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं। जैसे हम अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम को मैकेनिकल सिस्टम से इक्वेट कराते हैं या फिर उसको कंपैरिजन करते हैं, तो हमारा होता क्या है, जो एनर्जी होगा हमारे पास दो तरीके की चीज, इसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक तो होता है स्प्रिंग हमारा होगा, ठीक है, एक होता है मास होगा, ठीक है, और एक हमारा डैम्पर होता है। ठीक है, ये डैम्पर हो गया, ये डैम्पर हो गया। तो हमारा ये दोनों क्या है, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। यहाँ पर एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो रही है, डिसिपेट हो रही है। तो दो तरीके की हमारे ये सिस्टम है। जैसे हमने इस सिस्टम को बनाया, सेम मैकेनिकल सिस्टम में हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारे पास एक कोई स्थिर बॉडी थी, उससे हमने क्या किया, एक स्प्रिंग को यहाँ पे लगा दिया और एक हमने यहाँ पे डैम्पर लगा दिया। ठीक है, और इसको हमने क्या किया, यहाँ पर ये कोई इनपुट दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम बचपन में करते थे स्प्रिंग में कुछ लोड बांध के, अभी तो हमने क्या किया, यहाँ पे मास नहीं बांधा हुआ है। जैसे कि हम जब ऑर्डर बढ़ाते हैं सिस्टम का, तो वो सिस्टम क्या होगा, हमारा अनकंट्रोल्ड होता रहेगा। ठीक है, वो कैसे अनकंट्रोल्ड होता है मैकेनिकल से देखेंगे तो हमें इजीली समझ में आएगा। जैसे ये हमारा, वैसे तो मैकेनिकल सिस्टम में फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, ये चीज़ हमारे माइंड में अगर जो आ गई तो हमें स्टेबिलिटी को समझने में दिक्कत नहीं होगी। सपोज दैट ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, अभी हम इस स्प्रिंग पे फोर्स देके छोड़ देंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग कुछ देर तक वाइब्रेट करेगी, मतलब कुछ देर तक उसमें ऑसिलेशन होंगे, फिर क्या होंगे, वो ऑसिलेशन सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, ये अपनी जो मीन पोजीशन होगी वहाँ पर आके ये स्थिर हो जाएगा। सपोज दैट हम क्या करते हैं, दूसरा सिस्टम लेते हैं यहीं पर, और सपोज दैट ये सिस्टम लिया हमने, ये स्प्रिंग था, ठीक है, इसमें ये मास को कनेक्ट कर दिया। हमारे जो मैकेनिकल सिस्टम में है मास, इसमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, और ये हमारा डैम्पर है, यहाँ पे एनर्जी डिसिपेट होती है। तो अभी ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था, हमारे पास एक ही स्प्रिंग था। अब हमने क्या किया, यहाँ मास लगा दिया, फिर एक स्प्रिंग लगाई, फिर एक मास लगा दिया, यहाँ पर दो स्प्रिंग्स लगा दी और यहाँ पर मास लगा दिया। ठीक है, उसके बाद में इसको फिर ये इस तरीके से, अब यहाँ पर हमने क्या किया, कोई फोर्स दे दिया, एक बार एक्साइटेशन इसको दे दी, अब क्या होगा, ये वाइब्रेट करता रहा, वाइब्रेट करता रहेगा। ये सिस्टम हमारा अनकंट्रोल्ड हो सकता है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, इसमें ऑसिलेशंस कम होंगे और कुछ टाइम के बाद वो सेटल डाउन हो जाएंगे, लेकिन इस वाले सिस्टम में ऑसिलेशंस बढ़ते चले जाएंगे और ये कभी अर्थ को जाके टच कर जाएगा। मतलब इसमें ऑसिलेशंस क्या है, धीरे धीरे स्टार्ट होंगे, ऑसिलेशंस ऐसे से बढ़ते हुए चले जाएंगे, तो सिस्टम हमारा अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक कुछ हो गया। हम जो मैकेनिकल सिस्टम से समझने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे जैसे हम सिस्टम का टाइप बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा कि सिस्टम का टाइप बढ़ने के साथ साथ हमारी एक्यूरेसी तो बढ़ेगी सिस्टम की, लेकिन हमारा क्या होगा, वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को देखना है हमें, टाइप कितना रखना है। अगर जो हम ज़्यादा टाइप बढ़ाते हैं तो सिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ता है, सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है, कुछ टाइम के लिए स्टेबल रहेगा, कुछ इनपुट के लिए अनस्टेबल रहेगा, वो सारे फैक्टर्स हम सीखेंगे। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो कि फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है। ठीक है, ये आर हो गया, ये सी हो गया। ठीक है,
अब अगर जो हम इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको एस डोमेन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर आर ऑफ टी इनपुट दिया था, तो ये हो जाएगा आर ऑफ एस, ठीक है, और सी ऑफ एस यहाँ पे सी ऑफ एस बराबर सी ऑफ एस, सी ये सी वो वाला सी है, ठीक है, सी ऑफ एस, ये कैपेसिटर वाला सी नहीं है, ठीक है। अगर जो अब हम जो है हमने क्या किया, इनपुट और आउटपुट का रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होगा, सी ऑफ एस, माना कि ये सी और आर दोनों वोल्टेज हैं, ठीक है, तो सी बराबर क्या होगा, सी बराबर हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे, जैसे कि हमारा होता क्या है, ये Z1 और यहाँ पर क्या है Z2, ठीक है, तो यहाँ वीन है, यहाँ वी नॉट है, तो वी नॉट बराबर क्या होगा, वीन इंटू ये Z2 अपान Z1 प्लस Z2, ठीक है। तो इम्पेडेंस से जिसके पास में निकालेंगे उस इम्पेडेंस से मल्टीप्लिकेशन बटे टोटल इम्पेडेंस, इसी तरीके से इसमें फॉर्मूला लगाते हैं और इसका हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। आप कहेंगे इसमें ब्लॉक डायग्राम सिग्नल फ्लो क्यों नहीं लगा, छोटा सा सर्किट है इसलिए उसकी लगाने की नीड नहीं है, ठीक है। जब बड़े बड़े सर्किट्स होंगे तो वहाँ पर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए 1/CS बटे R प्लस 1/CS हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करते हैं और फिर आगे हम देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। तो ये आता है 1/1 प्लस, ठीक है, SRC, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, CS कट जाएगा, 1/RC हो जाएगा ये, लेकिन इनटू क्या है R ऑफ S, यहाँ पर R ऑफ S होगा तो C ऑफ S बटे R ऑफ S, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन हो गया, फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, 1/S प्लस RC, ठीक है, जहाँ पर RC हमारा टाइम कांस्टेंट है, ये भी नेटवर्क का पार्ट है, RC हमारा टाइम कांस्टेंट है, ये RC हमारा क्या है, T है, एक टाइम कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। अभी हम टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशंस देखेंगे, होता क्या है एक्चुअल में टाइम कांस्टेंट, ठीक। यहाँ तक कि हम नेटवर्क में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, सारा कुछ पढ़ते हैं, उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना सीखते हैं, लेकिन अब यहाँ से ही हमारी सारी चीज़ें आगे स्टार्ट होती हैं। तो हम इसको जनरलाइज्ड लिखते हैं, ठीक है। इसको जनरलाइज्ड कैसे करेंगे, 1/1 प्लस ST कर देंगे इसको, T इज़ दैट टाइम कॉन्स्टेंट। हमारा RC के केस में हमें पता है RC होता है, RC सर्किट है तो T बराबर हमारा क्या होगा, RC होगा। हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है उसका हमें ट्रांसफर फंक्शन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मिल गया है, जो कि क्या था, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन 1/1 प्लस ST था। समझ में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हमने एक चीज़ देखी थी कि हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन आता है उसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है, उस डिनोमिनेटर पार्ट को हम क्या बोल रहे थे, जो डिनोमिनेटर पार्ट है उस डिनोमिनेटर पार्ट को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोल रहे थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को लेके, ठीक है, ये हमने क्या किया, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस हो जाती है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस का भी रोल है, वो भी हम आगे देखेंगे, अभी इसको रफ करते हैं और सिंपली हम ट्रांसफर फंक्शन को आगे लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का हम टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस कर रहे हैं। हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन निकाला वो 1/1 प्लस ST आएगा, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास जो इनपुट्स थे, इनपुट्स क्या थे, इनपुट हम किसी भी सिग्नल की टेस्टिंग करने के लिए हमने इनपुट्स क्या क्या दिए थे, ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। हमको इनपुट्स थे, हमने क्या क्या इनपुट्स दिए थे, एक तो इम्पल्स देना था, ठीक है, स्टेप देना था, रैंप देना है, पैराबोला देना है, ठीक है। ये हमें इनपुट पे दे के देखना है कि सिस्टम हमारा कैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले सिस्टम जो हमारा था वहाँ पर इम्पल्स लगाएंगे, तो CS/RS बराबर 1/1 प्लस ST ये होता है। अगर जो इफ इनपुट हम क्या दे रहे हैं सिस्टम पे, R ऑफ T, जो RT है हमारा, RT क्या है, इम्पल्स है, ठीक है, इम्पल्स सिग्नल दे दिया, तो ये चीज़ देखते हैं। अगर जो हमने किसी सिस्टम पे क्या किया, इम्पल्स क्या दिया, इम्पल्स सिग्नल इनपुट पे दे दिया है, तो इम्पल्स का जो लाप्लास होता है, RT का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो 1 होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, CS बराबर 1/1 प्लस ST
इंटू आर ऑफ एस हो जाएगा। यहाँ से अगर जो आर ऑफ एस की वैल्यू 1 होती है तो हमारा सिंपली जो सी ऑफ एस होगा 1/1 प्लस एस टी हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अभी हमने क्या देखा, जो हमारा सी ऑफ एस है ये क्या है, इम्पल्स रिस्पॉन्स है। ये क्या है, इम्पल्स रिस्पॉन्स है, क्योंकि हमने जब क्या किया, इम्पल्स इनपुट दिया तो हमारा कुछ रिस्पॉन्स आया, जो क्या था, इम्पल्स रिस्पॉन्स है। ठीक है, अब हमारे पास सी ऑफ एस बराबर क्या होगा, अगर जो इसको हम टाइम डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी ऑफ एस जो लिखा हुआ था हमारा वो 1/t कॉमन ले लेते हैं इसमें। ठीक है, तो ये t कॉमन लेंगे 1/t प्लस एस। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी, तो बराबर 1/t। इसको जब लाप्लास डोमेन में जाएंगे सी ऑफ टी, तो इंटू ई टू द पावर माइनस t/t और ut हो जाता है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब निकालेंगे हम तो हमारा ये चीज़ टाइम डोमेन में आ जाएगी। हमने क्या किया, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दिया। ठीक है, ये भी हमारा सिग्नल का पार्ट था, पूरा मैथमेटिक्स के थ्रू हमने क्या किया, इसका लाप्लास इन्वर्स ले लिया। हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स आ गया, इम्पल्स रिस्पॉन्स सी ऑफ टी बराबर 1/t इंटू ई टू द पावर t/t ut आ गया। ठीक है, इसको लेते हैं और अपनी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं चीज़ें क्या क्या होंगी। पहले जो हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन निकला उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सी एच इक्वेशन देखते हैं। हमारी जो सी एच इक्वेशन है 1 प्लस एस टी बराबर 0 है। ठीक है, तो एस जो हमारा क्या होगा, एस बराबर होगा माइनस का 1/t। ठीक है, अगर जो हम इसको जे ओमेगा एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, हमने क्या किया, इसको जे ओमेगा एक्सिस पे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। जे सिग्मा एस क्या होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा, तो इसको जे ओमेगा एक्सिस पे जब हम प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, सॉरी ये सिग्मा ये जे ओमेगा, फ्रिक्वेंसी टर्म ऊपर आएगा। तो हम जब इसको प्लॉट करेंगे जे ओमेगा एक्सिस पे तो ये कुछ यहाँ पे आएगा -1/t। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखने मतलब बताने वाला हूँ यहाँ पे, हमारे जो इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस रूट जो है हमारे लेफ्ट में लाई करते हैं, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट अगर जो लेफ्ट में लाई करते हैं तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, देखो यहाँ से ही रूट लोकस के कॉन्सेप्ट हम धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ते जाएंगी, और रूट लोकस इन सब का जो है चीज़ों का पूरा कंक्लूजन हमारा रूट लोकस से निकलेगा। तो अभी हम मैथमेटिकली एनालिसिस करते हुए चलेंगे और देखेंगे कि सिस्टम हमारा स्टेबल है या नहीं है। इसको थोड़ा सा यहाँ से छोड़ के अभी आगे बढ़ते हैं, तब देखेंगे। अभी तो हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस देखेंगे और इसका टाइम डोमेन में जो हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स आया है, इम्पल्स रिस्पॉन्स जो हमारा आया हुआ है वो क्या है, उसको यहाँ पे लिखते हैं। मतलब हमारे पास था फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में क्या किया, इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया। इम्पल्स रिस्पॉन्स देने पे इम्पल्स इनपुट दिया, ठीक है, इम्पल्स एक्साइटेशन दिया, तो हमारा रिस्पॉन्स इम्पल्स रिस्पॉन्स आया। इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है, सी ऑफ टी इज इक्वल टू द 1/t इंटू ई टू द पावर -t/T u ऑफ टी। ठीक है, इसको हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको प्लॉट करते हैं, फिर हम चीज़ें यहाँ से देखेंगे। ये हमारा टाइम स्केल है। ठीक है, ये सी है हमारा। ठीक है, इम्पल्स रिस्पॉन्स है, इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक, इम्पल्स रिस्पॉन्स जब हम प्लॉट करते हैं, अगर जो हमारा t 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो 1 होगी, इस मल्टीप्लाई 1/t हो जाएगा। तो यहाँ पर जो होगा, सपोज दैट इसको हम a मान लेते हैं। ठीक है, a, तो यहाँ पर क्या होगा, a होगा। फिर जैसे जैसे ये डिक्रीजिंग है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल है, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है, तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे जाके हमारा ग्राफ इन्फिनिटी की, फिर जब इन्फिनिटी रखेंगे t की वैल्यू तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी की तरफ टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अब हम देखेंगे, हमने यहाँ पे बात की थी जो इम्पल्स इनपुट देंगे तो जो रिस्पॉन्स आएगा हम देखेंगे। एक बार हमने एक्साइटेशन दे दी सिस्टम को इम्पल्स के थ्रू, अब सिस्टम का बिहेवियर कैसा है,
जो सिस्टम का बिहेवियर होगा, सिस्टम में जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है वो सेटल डाउन हो रहा है टाइम के हिसाब से, मतलब वो डिकेइंग टू ज़ीरो है या नहीं है। सिस्टम में हमने कोई एक्साइटेशन दे दी, सपोज दैट कोई इनपुट दे दिया, इनपुट हटा लिया, अगर जो सिस्टम का आउटपुट धीरे धीरे डिकेइंग करके सेटल डाउन हो रहा है, ट्रांजिट, ये क्या है, ट्रांजिट है, और स्टडी स्टेट में वो जीरो हो रहा है, इट मीन्स सिस्टम स्टेबल है। ठीक है, पहली चीज़ हो गई। अगर जो ये जीरो की तरफ जा रहा है तो सिस्टम की स्टेबिलिटी है, स्टेबल है सिस्टम। ठीक है, अगर जो जीरो नहीं होता तो सिस्टम स्टेबल नहीं होता। ठीक है, अगर जो सपोज दैट क्या होता, सिस्टम इसी को कंटिन्यू कर जाता, तो ये सिस्टम क्या होता है, मार्जिनल स्टेबल। अभी धीरे धीरे हम चीज़ें देखेंगे। मार्जिनल स्टेबल, अभी यहीं से देखते हैं, मार्जिनल स्टेबल मतलब क्या था कि सिस्टम हमारा कंटिन्यूअस एक तरीके का आउटपुट देता रहेगा, स्टेबल तो है, मार्जिन है, मार्जिनल स्टेबल है। क्लियर स्टेबल यहाँ पर होगा सिस्टम, और सपोज दैट सिस्टम में हमारा इस तरीके का रिस्पॉन्स आ जाता तो वो क्या होता, अनस्टेबल सिस्टम हो जाता। ठीक है, वो अनस्टेबिलिटी को कॉज कर जाता। ठीक है, अब सिस्टम का जो हमारा, ठीक है, स्लोप देखेंगे, सिस्टम का स्लोप देखेंगे। स्लोप हमारा सिस्टम का क्या होगा, ठीक है, स्लोप हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमारे पास था आई आर बराबर क्या था, ए लिख दिया था, ई टू द पावर माइनस टी बटे टी, ए की वैल्यू क्या थी, 1/t थी। ठीक है, यू टी था। ठीक है, अगर जो इसको डी आई आर बटे डी टी कर देते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करके टी बराबर 0 पे देखते हैं, तो इसको क्या होगा, बराबर 1/t माइनस का 1/t। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ई टू द पावर माइनस का t/t इंटू यू टी। ठीक है, और माइनस का, एक बार इसको भी करेंगे तो माइनस का 1/t हो जाएगा। ठीक है, ठीक, माइनस का 1/t। अब इसको यू टी थोड़े रह जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, t बराबर 0 डालेंगे इसमें, एट t बराबर 0। ठीक है, t बराबर 0 डालेंगे, इसको ए ही लिखा रहने देते हैं हम, ए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का a/t। ठीक है, माइनस का a/t। तो ये a था, ठीक है, और ये t तक आएगा। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप जो हो जाएगा हमारा, इसका स्लोप जो होगा माइनस a/t। ठीक है, बेसिकली माइनस का 1 होगा स्लोप। ठीक है, और हम देखेंगे कि अब हमने देखा कि हमारा, हम अगर जो हम मैथमेटिकली इसको देखते हैं, मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इसको क्या देखेंगे कि मैथमेटिकली हमने देखा कि अगर जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालते हैं, और इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालने के साथ साथ अगर जो हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखते हैं, तो हमारा टाइम के हिसाब से सिस्टम क्या है, स्टेबल होता चला जा रहा है। ठीक है, तो अगर जो हम एक चीज़ और देखते हैं, जो टी था, टी हमारा क्या है, टाइम पीरियड है, और इस पे देखते हैं तो अगर जो इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं, टी की वैल्यू, अगर जो इस टाइम साइकिल पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एट टी, ठीक है, तो टी की वैल्यू क्या आती है, टी की वैल्यू आती है 0.368 ए। ठीक है, यहाँ पर मतलब ए जो था उसकी इतने % वैल्यू बची हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो हम इस इक्वेशंस में टी की वैल्यू ये रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर जो टी रखते हैं माइनस ए इंटू ई टू द पावर माइनस का t/t हो जाता है, तो इसकी वैल्यू होती है माइनस ए इंटू ई टू द पावर -1। ई टू द पावर -1 की वैल्यू ये हो जाती है। ठीक है, ये जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्लोप को रख कर देते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला है कि अगर जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था, हमने क्या किया, उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स निकाला। इम्पल्स रिस्पॉन्स हमने देखा कि वो टेंस टू इन्फिनिटी, अगर जो इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं तो वो टेंस टू 0 बनता है। अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, CH इक्वेशंस निकालते हैं। CH इक्वेशंस हमारी क्या थी, 1 + ST = 0 थी। अब ये CH इक्वेशंस को हम
क्या करते हैं, इसके रूट निकालते हैं, रूट, ठीक है, रूट। तो रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस क्या होंगे, s बराबर -1/t होगा, ठीक है। अब इस रूट को हम क्या करते हैं, जे ओमेगा प्लेन पे प्लॉट करते हैं। तो ये फ्रिक्वेंसी डोमेन, ये रियल डोमेन, ठीक है, माइनस का 1/t। मतलब क्या हुआ, जे ओमेगा एक्सिस के लेफ्ट साइड हमारा रूट आया, ये क्या था, रूट ऑफ सी एच इक्वेशंस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अगर जो रूट हमारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के जे ओमेगा एक्सिस के लेफ्ट में है, के लेफ्ट में है, तो हमारा सिस्टम क्या होगा, दैट सिस्टम विल बी स्टेबल, ठीक है। तो रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बोले या फिर उनको क्या बोले, जो है पोल ऑफ ट्रांसफर फंक्शंस। पोल एंड जीरोस भी हम देखेंगे, अभी इतना समझ लो कि अगर जो रूट देख के चलते हैं, पोल एंड जीरोस हम आगे देखेंगे पूरा डिटेल्ड में। अभी हम देखते हैं कि अगर जो हम किसी भी ट्रांसफर फंक्शन की या किसी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस निकालते हैं, उसके रूट निकालते हैं, रूट बोले जो एस का, उसको फैक्टराइजेशन करके उसके रूट निकालेंगे। तो रूट अगर जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के लेफ्ट साइड लाई करते हैं, तो इट मीन्स हमारा सिस्टम स्टेबल है। यही चीज़ हम रूट लोकस में देखेंगे जाके। अभी हमने क्या किया, मैथमेटिकली सॉल्व किया, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ये हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया, ये हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कंक्लूजन निकाला, दोनों कंक्लूजन आर द सेम, ठीक है। इस कंक्लूजन और इस कंक्लूजन में दोनों बातें सेम हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर जो कोई सिस्टम फिजिकली स्टेबल होगा, अगर जो वहाँ पर हम शॉक देके उसको छोड़ दें और उसका रिस्पॉन्स टेंस टू 0 हो जाए, तो वो सिस्टम हमारा क्या होगा, मतलब अगेंस्ट सर्वाइव कर जाए, शॉक के अगेंस्ट सर्वाइव कर जाए, तो वो सिस्टम स्टेबल होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने ये यहाँ पे देखा कि जो हमारा टाइम है, ठीक है, जो इसका आरसी टाइम कांस्टेंट है, वो टाइम कांस्टेंट वो चीज़ होती है। अब टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी, टाइम कांस्टेंट अब जो कितना डाई आउट हो गया, मतलब इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू से ये कितना हो गया, ठीक है। तो प्रैक्टिकली जो है किसी भी सिस्टम का टाइम कांस्टेंट डिफाइन एज द टाइम टेकन बाय द सिस्टम। किसी भी सिस्टम का टाइम कांस्टेंट वो चीज़ होती है कि उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है, कितना डाई आउट हो जाता है, 63%, अप्रॉक्सीमेटली 63% खत्म हो चुका होता है। ये क्या है, ट्रांजिशन चल रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिट रिस्पॉन्स, ठीक है। ये ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, मतलब उसका जो है ट्रांजिट चल रहा है, ट्रांजिएंट 63% डाइड आउट हो जाता है, तो वो सिस्टम का टाइम कांस्टेंट होता है। मतलब किसी भी सिस्टम का टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट वो फैक्टर होता है जिस पर किसी सिस्टम का ट्रांजिएंट अपनी वैल्यू का 60% डाइड आउट हो जाता है, अपनी ओरिजिनल वैल्यू का ट्रांजिएंट अपनी ओरिजिनल वैल्यू का 63% डाई आउट हो जाता है, वो सिस्टम का टाइम कांस्टेंट होता है। मतलब अगर जो टी पर देखेंगे, मतलब अगर जो सिस्टम में जैसे आर सी एलिमेंट था, आर था, सी था, तो इसमें इम्पल्स लगा के हमने छोड़ दिया, तो होगा कि अगर जो इसका टाइम कांस्टेंट आर सी होगा, आर की वैल्यू 1 है और इसकी कुछ होगी, माइक्रो में हो, मिली में हो, माइक्रोफैराड है, 1 माइक्रोफैराड है, तो 1 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। तो इतने सेकंड में ही ये क्या करेगा, अपनी इस वैल्यू को यहाँ पर कर देगा। ए की वैल्यू क्या थी, 1/t थी, 1/RC थी, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पर इतनी थी और इतने से यहाँ तक आने में इसको कितना टी का समय लगेगा। मतलब इसका अगर जो ट्रांजिएंट 63% डाइड आउट हो जाता है। सेटलमेंट नॉर्मली जो हम सिस्टम टेक करते हैं वो 40 में अपनी स्टडी स्टेट में पहुंच जाता है, ठीक है। आगे का हम आगे देखेंगे, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। अभी हमने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में हमने क्या देखा, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हमने क्या लिया था, आरसी सर्किट लिया, आरएल सर्किट नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो आरएल सर्किट होता है वो हाई पास फिल्टर की तरीके से बिहेव करता है, और हाई पास फिल्टर हम इसलिए नहीं लिए क्योंकि नॉइज़ का इफेक्ट हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। हमने लो पास फिल्टर फर्स्ट ऑर्डर का लिया। लो पास फिल्टर पे हमने क्या किया, उसका ट्रांसफर फंक्शन निकाला। ट्रांसफर फंक्शन निकालने के बाद हमने इनपुट पे इम्पल्स सिग्नल दिया। इम्पल्स सिग्नल देने के बाद में हमने क्या किया, उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स निकाला। इम्पल्स रिस्पॉन्स हमने फाइंड आउट किया, फिर इम्पल्स रिस्पॉन्स का हमने ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ जब हमने ड्रॉ किया तो हमने देखा कि जो सिस्टम हमारा था, तो उसका जो रिस्पॉन्स था, इम्पल्स रिस्पॉन्स था, वो डाइंग था, मतलब जो टाइम के साथ साथ वो जीरो की तरफ जा रहा था,
ठीक, एक्सपोनेंशियली डाइंग था। तो इसके बाद हमने क्या किया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जे ओमेगा ग्राफ पे प्लॉट किया, तो देखा कि हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट आ रहे थे वो हमारे जो जे ओमेगा एक्सिस थी उसके लेफ्ट साइड थे। तो दोनों कंक्लूजन, मतलब अगर जो हम ग्राफिकली देखें और हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस से देखें तो कंक्लूजन हमारा यही निकलता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता है वो दे आर ऑलवेज स्टेबल। इट मीन्स कि अगर जो हमारे सिस्टम में एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है तो हमें स्टेबिलिटी को लेके कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज ऑलवेज stable because first order system have only one energy storing element। हमारा सिस्टम अनस्टेबल कब होता है, जब एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट फीड करता है किसी दूसरे एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट को एनर्जी, वो क्या करता है फिर इसका एक साइकिल फॉर्म हो जाता है जस्ट एज अ लेजर। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा सिस्टम में एक दूसरे को फीडिंग करते रहते हैं एनर्जी की, तो उसकी वजह से हमारा रिस्पॉन्स इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है इट हैव ओनली वन एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, दैट्स वाई फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज ऑलवेज स्टेबल। ठीक है, यहाँ पर स्टेबिलिटी का हमारा कोई चक्कर नहीं होता है। तो हमने इम्पल्स दिया, हम जब किसी सिस्टम को, अगर जो हमें सिस्टम को देखना है कि वो स्टेबल है कि नहीं है तो हम इम्पल्स अप्लाई करेंगे। अगर जो हमें ये देखना है कि सिस्टम की मेरिट्स क्या है, ठीक है, उसका राइजिंग टाइम क्या है, उसका सेटलिंग टाइम क्या है, उसके में एरर कितनी है, उसका जो सेटलिंग है वो कितने % पे सेटलिंग टाइम है, तो वो चीज़ें हमें स्टडी करने के लिए यहाँ पे अगर जो इस चीज़ का कन्फ्यूज़न हो रहा है टाइम कांस्टेंट का, तो जब हम आगे हमने क्या किया, इम्पल्स देखिए, उसकी स्टेबिलिटी देख ली, अब मेरिट के लिए हम उसमें क्या करेंगे, स्टेप अप्लाई करेंगे, रैंप अप्लाई करेंगे और पैराबोला अप्लाई करेंगे। तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इम्पल्स डाल के फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का स्टेबिलिटी एनालिसिस किया, कंक्लूजन ये निकला कि हमारा सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज ऑलवेज स्टेबल। ठीक है, ओके, थैंक यू। आगे हम देखेंगे स्टेप यूनिट अप्लाई करके सिस्टम का बिहेवियर कैसे है।